नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है बितान और पाठ है अतीत में दबे पांव। इसके लेखक हैं ओम थानवी जी। बच्चों, इसका 3 भाग मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आज हम इसके चौथे भाग को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 3 में बच्चों कहाँ से कहाँ तक लिया है मैंने पृष्ठ, वो है 39 से लेकर के 41 तक। और इसमें जो वर्णन किया है लेखक ने जब वहाँ वो गए थे उसका वो उल्लेख यहाँ पर प्रस्तुत है। बच्चों, इससे पहले उन्होंने बताया कि वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 ऐसे सुनियोजित शहर हैं जो आज की सभ्यता से भी ज़्यादा विकसित और परिवर्धित तब थे, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। अब वहाँ की जो नगर योजना है उसके बारे में लेखक ने बताया है कि वहाँ के जो शहर हैं वो और वहाँ के मकान जो हैं वो किस तरह से बसाए गए हैं, वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। तो उसका वर्णन बच्चों इसमें इसी पैराग्राफ में लेखक ने किया है। उसी पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की अनूठी मिसाल का वर्णन इसमें लेखक ने ये बताया, जब वो वहाँ गए थे घूमने के लिए तो उन्होंने बताया कि वहाँ की जो नगर नियोजन की जो योजना है वो अत्यंत अनूठी है और इतनी सुंदर है कि मतलब उसकी मिसाल किसी और से दी नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि वो जब वो गए थे ना चबूतरे पे, जो बौद्ध स्तूप था वहाँ पे गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा, उस कलाकारी को भी देखा और उसको देख करके वो हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और वहाँ पे क्या क्या है, जैसे हम बच्चों आज का जैसे हम हाईटेक सिटी में हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बहुत छोटी छोटी जो बारीकियां ध्यान में रखी जानी चाहिए थी वह शहर को नियोजित करते समय शायद नहीं रखी गई हैं। क्योंकि अगर जरा सी बारिश हो जाती है तो आप देखते हैं क्या होता है, जल भराव की समस्या तुरंत उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उस समय जो नगर और जो आने जाने के जो रास्ते थे वह इस तरह से थे कि उस पर अगर बारिश हो भी जाए तब भी उस पर कहीं भी जल संचय नहीं होता था, लोगों को कोई भी आने जाने में असुविधा नहीं होती थी। और क्या विशेषता थी मोहनजोदड़ो की, वहाँ की सारी सड़कें जो हैं वो सीधी हैं या फिर आड़ी हैं, जिसे आज के वास्तुकारों द्वारा ग्रिड प्लान कहा जाता है। तो बच्चों, आज के जो वास्तुकार हैं वह इस तरह की सड़कों को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि यह ग्रिड प्लान के अनुसार ये सड़कें बनाई गई हैं। तो हम जो आज सोचते हैं कि हमने बहुत विकास कर लिया है, ये आज से 5,000 वर्ष पूर्व तब के समय में जब मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया जाता है तब भी हम उतने ही विकसित थे। ऐसा नहीं है कि हम आज से पहले प्राचीन समय में जो है वो पीछे थे या हमें किसी भी तरह का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो अत्यंत सुदृढ़ है, मजबूत है और विकसित है। लेखक ने इसका अनुभव स्वयं वहाँ जाकर के किया है। बच्चों, कुछ शहर हैं जो इसी प्लान के आधार पर बसाए गए हैं लेकिन पूर्णतः नहीं, जिसमें से कुछ का नाम आता है। लेखक कहते हैं कि जो ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद जो हैं वह ग्रिड शैली के आधार पर बसे हुए शहर हैं, परंतु खुद भी विकसने के लिए कितना स्थान इन्होंने छोड़ा है इस पर शंका है। तो लेखक ने यह बताया है कि जो ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद हैं वह भी ग्रिड शैली के आधार पर बसाए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने शहर को बसाते समय इस बात का कितना ध्यान रखा है कि इसमें और चीज़ें कैसे विकसित होंगी, इस पे एक शंका जो है वो बनी हुई है। यानी नकल तो की है थोड़ी, लेकिन पूर्णतः वह वैसी नहीं है। आगे है बच्चों इसमें मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एवं सुसंस्कृत समाज के स्थापना का उल्लेख है कि ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो सभ्य थे, सुसंस्कृत थे, साक्षर थे। इसका उल्लेख जो है वो वहाँ पर लेखक ने किया हुआ है। उसके बाद स्तूप वाले चबूतरे के पीछे का उन्होंने वर्णन किया कि जो स्तूप वाला चबूतरा है जहाँ इन्होंने बौद्ध स्तूप देखा था उसके पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग के बस्ती का होना। तो स्तूप वाले चबूतरे के पीछे जो है वो क्या है, गढ़ है, और उसके ठीक सामने जो है वो उच्च वर्ग की बस्ती जो है वहाँ पर है, वहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते हैं।
और वहीं पे बच्चों उसी से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही सिंधु नदी के बहने का उल्लेख भी लेखक ने यहाँ पर किया है। लेखक ओम थानवी द्वारा टीले से महाकुंड के बिहार के दिशा की ओर जाने का भी उल्लेख है, जिसके प्रबंधकों ने उसका नाम क्या रखा था? देव मार्ग। उसका नाम देव मार्ग रखा था, जिसे डिविनिटी स्ट्रीट भी कहा जाता है। और वहाँ की क्या विशेषता बच्चों? जब घूमते घूमते लेखक उस स्थान पे पहुंचे, पहले उन्होंने बौद्ध स्तूप देखा, वहां से फिर आगे वो गए, वहां फिर महाकुंड देखा, और महाकुंड को देख करके भी वह अत्यंत आश्चर्य में रह गए। महाकुंड में जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, वहाँ पे बौद्धों के रहने के लिए कमरे निर्मित हैं। वहाँ पर उसके उत्तर दिशा में 8 स्नानागारों का भी उल्लेख लेखक ने किया है। और उनकी विशेषता क्या है कि किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। तो आप सोच लीजिए, 8 बड़े बड़े स्नानागार हैं, लेकिन किसी का भी दरवाज़ा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। ये अपने आप में एक विशेषता है। और उस जल कुंड को, उस महाजल कुंड को क्या कहा जाता है? दैव मार्ग भी उसको कहा जाता है। वहाँ के जो प्रबंधक हैं उसके, वो उन लोगों ने ये नाम दिया हुआ है। जल कुंड की विशेषता का वर्णन करते हुए ही लेखक द्वारा यह उल्लेख करना कि इसमें ईंटों पर, इसकी दीवारों पर जो ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों हम बता दें कि हम आज कहते हैं ना, आप अगर देखेंगे कि जो गांव से संबंधित लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं, या हम लोग भी आज से 20 साल पहले अगर गांव की स्थिति का वर्णन करें तो उस समय कच्चे मकान ज़्यादा हुआ करते थे। पक्के मकान अगर किसी के हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है, और उससे उसकी समृद्धि का लोग आकलन करते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में जो जलकुंड उस समय बनाया गया था, उसकी क्या विशेषता थी? उसकी दीवारें जो है वो ईंट की थी, और उसमें चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ था। जैसे आज का मकान बनाते समय आप देखते हैं कि ईंट, गारे, सीमेंट आदि का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही उस समय भी इतनी वहाँ पे जो है विकसित अवस्था थी, इतना समाज जो है सुसंस्कृत था, विकसित था, कि उस समय जो है वो ईंटों का प्रयोग उसमें जो है वो किया गया है। तो ये इसकी विशेषता है, लेखक ने बताई है। और फिर जो इतना बड़ा कुंड है, तो कुंड से पानी निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी नालियों का उल्लेख किया है। और वो नालियाँ कैसी हैं? ऊपर से ढकी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ओपन नालियाँ हैं, खुली हुई नालियाँ नहीं है कि उसमें मच्छर और मक्खी पनपे और तरह तरह के जीवाणु कीटाणु पनपे, जिससे आसपास के रहने वाले लोग जो है उससे संक्रमित हों, ऐसा नहीं है। जबकि आज के समय में भी आप देखेंगे, बहुत हाईटेक शहरों में भी घूम के आप देख लीजिए, आपके गली मोहल्ले में ऐसी नालियाँ मिल जाएंगी जो ऊपर से ढकी हुई नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि उस समय की जो सभ्यता थी वो आज से भी अधिक विकसित थी। फिर वहीं पे बच्चों जो महाकुंड है, जो जलकुंड है, उसके दूसरी ओर कोठारों का वर्णन किया है लेखक ने, जिसमें 9 चौकियों के 3 कतारों का उल्लेख उन्होंने किया है। तथा यह भी वहाँ पे पता चलता है कि बैलगाड़ियों से ही ढुलाई के लिए वहाँ पर आवागमन का उल्लेख किया है। बच्चों यहाँ पे प्रिंट आप देख लेंगे, धुलाई लिखा हुआ है, उसकी जगह ढुलाई कर लेंगे, तो ये टाइप करते समय मिस्टेक है, इसको आप ठीक पढ़ेंगे, ढुलाई है वो। तो वहाँ पे कोठारों का वर्णन है। कोठार किसे कहते हैं बच्चों? कोठार जिसमें कि जो अन्न है, जो गेहूं चावल, जो पैदावार उस समय होती थी तिलहन की, उसको जहाँ संग्रहित करके रखा जाता है, वो बड़े बड़े कोठार हुआ करते थे, जिसमें सब अन्न जो है लोग इकट्ठा करके वहाँ पर रखा जाता था, जो समाज के लिए काम आता था। ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र एक मैं दिखा रही हूँ, और यह चित्र जो है ये जलकुंड का है। ये वहाँ का जलकुंड है, और ये आज भी जो है लगभग इसी अवस्था में है। लेखक ने बताया कि लगभग ऐसे ही वो आज भी देखने को मिलेगा। ये उसकी विशेषता है। तो आप देख रहे हैं कलाकारी कि किस तरह से इसको बनाया गया है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस समय के लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, जानकार नहीं थे, वास्तुकार नहीं थे, ये नहीं कह सकते हैं, बल्कि उस समय के लोग आज के समय से भी अधिक विकसित थे। तो ये जल कुंड का चित्र है,
और ये आपके नेट पे भी देखेंगे तो वहाँ भी उपलब्ध है। पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्न है बच्चों, जो हमने अभी अभी आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, मैंने पहले भी कहा है, उसी पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। मोहनजोदड़ो की नगर योजना कैसी है? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि बहुत अनूठी है, उसकी मिसाल किसी और से नहीं दी जा सकती। ग्रिड प्लान किसे कहते हैं? कौन कौन से शहर ग्रिड प्लान के आधार पर बसे हुए हैं वो हमने आपको बता दिया है। इसका सभी का उत्तर आपको जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं में से, जो पैराग्राफ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहीं से मिलेंगे और इसके उत्तर वहीं से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उच्च वर्ग की बस्ती से कितनी दूरी पर सिंधु नदी बहती है? किसका नाम डिविनिटी स्ट्रीट रखा गया है, उसकी विशेषता लिखें। महाकुंड के उत्तर में बने स्नानागारों की संख्या तथा उसकी विशेषता लिखें। मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध जलकुंड की क्या विशेषता है? अनाजों को ढोने हेतु किनके प्रयोग का साक्ष्य मिलता है? तो ये मैं बता दूं, बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी का उल्लेख मिलता है कि बैलगाड़ी से ही शायद उस समय सामान जो है इधर से उधर ढोए जाते थे। कोठार किसे कहते हैं? अभी भी आपको मैंने बताया है कि कोठार जहाँ पे अन्न जो है वो रखा जाता है। कुंड के किस तरफ यह स्थित है तथा इनका निर्माण किस तरह कराया गया है? तो ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसी से इसका उत्तर भी लिखेंगे। इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ जो है आपका पूरा हुआ। इस पे आधारित ये सभी लघु प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।